हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। और हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू कर चुके हैं, जिसका चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज इसका थर्ड और लास्ट पार्ट हम कवर करेंगे, जिसके साथ ये पहला चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एटलीस्ट इंडियन इकोनॉमी में 8 चैप्टर है, अगर आप एक चैप्टर भी अच्छे से कवर कर लेते हो तो मोर देन 10% सिलेबस आपने अच्छे से कवर कर लिया है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि किसी भी कीमत पे अगली क्लास में आने से पहले, सेकंड चैप्टर को शुरू करने से पहले, जो पहला चैप्टर है उसको बहुत अच्छे से खत्म करके आना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3, चैप्टर 1। डेमोग्राफिक कंडीशन यानी कि कंट्री की पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, बर्थ रेट डेथ रेट के बारे में जानते हैं, इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन। अच्छे से समझना क्लास, इंडिया का डेमोग्राफिक कंडीशन क्लास बहुत ही खराब था ड्यूरिंग द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी मिलने से पहले का जो दौर है, इंडिया का डेमोग्राफिक कंडीशन वाज नॉट गुड। 1921, ये डेटा अब तुम्हें अच्छे से लिख के रखना है। जितने भी डेट डाटा है उनको लिख के रखो, सो दैट बिफोर एग्जाम वो तुम याद करके जा सको। क्लास, ईयर 1921 को कहा जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, बिकॉज 1921 से पहले इंडिया की जो पॉपुलेशन है कभी बढ़ रही थी कभी घट रही थी, लेकिन 1921 में इंडिया सेकेंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में एंटर कर जाता है। ध्यान समझना, 1921 में क्लास इंडिया सेकेंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में एंट्री कर जाता है, जहाँ पे क्लास डिक्लाइन डेथ्स कम हो रही हैं और बर्थ रेट जो है वो ज़्यादा हो रही है। फर्स्ट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जहाँ बर्थ रेट भी ज़्यादा है और डेथ रेट भी ज़्यादा है। लेकिन 1921 के बाद इंडिया की पॉपुलेशन कभी भी आज तक घटी नहीं है, हमेशा क्लास बढ़ी है। यानी कि इंडिया की पॉपुलेशन 1921 से लेकर टिल द डेट हमेशा बढ़ी रही है, कभी घट नहीं रही है। यानी कि डेथ कम हो रहे हैं और बर्थ ज़्यादा हो रहा है, उसको बोलते हैं सेकेंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है, before 1921 the population was not stable, sometime it increase and sometime it decrease. Hence after this year there has been considerable and continuous increase in the population। और इसके अलावा क्लास जनगणना जो शुरू हुई, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस आया 1881 में, जो क्लास हर 10-10 साल में क्लास डेटा कलेक्ट करता है, यानी हर 10 साल में जनगणना होती है। ठीक है, तो पहला कब आया था ये ध्यान रखना क्लास, 1881 जो फर्स्ट था। द फॉलोइंग पॉइंट शो द डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ इंडिया। अब इंडिया का जो डेमोग्राफिक कंडीशन है वो अच्छा नहीं था, उसके लिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट और डेथ, अच्छा बर्थ रेट किसको बोलते हैं, हर 1000 में से कितने बच्चे पैदा हो गए, 1000 लोगों में से, 1000 जनसंख्या में से, दिस इज कॉल्ड बर्थ रेट। और हर 1000 में पर 1000 पॉपुलेशन में कितनों की डेथ हो गई, दिस इज कॉल्ड डेथ रेट। तो बिफोर ईव ऑफ मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस, और यू कैन से ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, बर्थ रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 इन ईयर। बर्थ रेट का तो मतलब यही होता है। इवन डेथ रेट भी यही है, नंबर ऑफ जो है कितने लोग डेथ हो गई, कितने लोगों की हर 1000 लोगों में से। बोथ बर्थ एंड डेथ रेट वाज वेरी हाई, नियरली 48 एंड 40 पर 1000 रेस्पेक्टिवली। बर्थ रेट डेथ रेट दोनों ही क्या है क्लास, बहुत ज़्यादा थे उस टाइम पे, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे। लो लिटरेसी रेट वॉज लेस देन 16%। लिटरेसी रेट मतलब दोज हु कैन रीड एंड राइट, पढ़ना लिखना कितने लोग जानते हैं, तो लिटरेसी रेट बहुत कम था, जस्ट लेस देन 16%। यार यकीन मानो 100 में से सिर्फ 16 लोग, अभी 80 के आसपास है परसेंटेज ओवरऑल, लेकिन क्लास ये 16% से भी कम था उस टाइम पे। फीमेल लिटरेसी रेट वॉज जस्ट 7%। महिलाओं को तो वैसे भी पढ़ने दिया नहीं जाता था, तो उनका जो लिटरेसी रेट था वो बहुत कम है। लेकिन ये डिफरेंस आज भी खत्म नहीं हुआ है, आज भी मेल लिटरेसी और फीमेल लिटरेसी रेट में कहीं ना कहीं फ़र्क है, आपको देखने को मिलेगा, डेटा चेक करोगे तो आपको मिलेगा। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या, एक इंसान ऑन एन एवरेज कितने साल जिंदा रहता है। सो देर वॉज नो मेडिकल फैसिलिटीज़, पुअर हेल्थ कंडीशन, कंटिन्यूस फेमाइंस। क्लास बंगाल में भी फेमाइन आया था, बंगाल में भी जो है भुखमरी आई थी, बच्चे खाने की कमी की वजह से मर जा रहे थे, कई सारे लोग मर गए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्लास उस टाइम पे ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में एज पर एनसीईआरटी 32 ईयर्स थी, यानी कि ऑन एन एवरेज 32 साल ही एक इंसान जिंदा रहता है। सोचो कितना कम है, अभी अप्रॉक्सीमेटली 70 के आसपास, 68 के आसपास है फिलहाल। लेकिन महिलाओं की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि वो स्वच्छता का हमेशा हेल्दी चीज़ें रहना, सफाई वगैरह का ध्यान रखना, ठीक है, घर में बहुत सारी महिलाएं रुकती हैं, जिसकी वजह से फीमेल का थोड़ा ज़्यादा देखा गया है।
बट ये अभी 70 के आसपास है, उस टाइम पे 32 था। हाई इन्फेंट, इन्फेंट मतलब जिनकी एज 1 साल तक है, 0 to 1 mortality rate. It refers to number of death of children before attaining the age of 1 year for every 1,000 live birth. 1000 बच्चे पैदा हुए तो उन 1000 बच्चों में से 1 साल के अंदर अंदर कितने बच्चों की डेथ हो गई, इसको बोलते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। मॉर्टेलिटी रेट तो समझते ही हो आप, इन्फेंट का मतलब क्या है, छोटे बच्चे, नवजात शिशु जो 1 साल तक के अंदर अंदर। देखो जब कोई बच्चा पैदा होता है ना क्लास, तो बहुत डिफिकल्ट रहता है उसका 1 ईयर। शुरू के 1 साल में क्लास बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं उसे, या वो न्यूट्रिशन या वो पेट से बाहर आता है तो बाहर का इन्वायरमेंट सूट नहीं करता उस पर, जिसकी वजह से क्लास उसकी डेथ हो जाती है। यकीन मानो क्लास उस टाइम पे 218 था, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर 1000 बच्चे पैदा हुए तो लगभग 218 बच्चे मर जाते थे। टीकाकरण नहीं था उस टाइम पे, इम्यूनाइजेशन आपके देखना, आपके यहाँ पे एक निशान होगा टीके का, या लेग पे होगा, थाई पे हो सकता है। तो ये जो टीकाकरण है क्लास उस टाइम पे नहीं हुआ करते थे। इवन जो फैसिलिटी एक मदर को मिलनी चाहिए जब बच्चा लेबर, और जो लेबर पेन है वो सारी चीज़ें क्लास नहीं सह कर पाती थी महिलाएं, तो महिलाओं की तो डेथ हो भी जाती थी और कई बार बच्चों की भी डेथ हो जाती थी। और वो बच्चों का डेटा 218 ड्यू टू लैक ऑफ टीकाकरण यानी कि इम्यूनाइजेशन एंड प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी ऑफ वुमेन 218। इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट कितना हाई था उस टाइम पे। तो यही सारी चीज़ें क्लास बताती है कि इंडिया का जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, जो डेमोग्राफिक कंडीशन है, वाज नॉट गुड एट ऑल, राइट। तो ये सब डेटा जितना भी है इनको आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की, कि लोग क्या काम किया करते थे जीवन व्यापन करने के लिए। इट रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस प्राइमरी यानी एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और सर्विस सेक्टर यानी कि टर्चरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो आप देखोगे प्राइमरी सेक्टर में लगभग 72.7% लोग डिपेंड थे, यानी कि लगभग क्लास 72% या 73% जनता जो है वो खेतीबाड़ी करती थी। सेकेंडरी सेक्टर में 10%, टर्चरी सेक्टर में 17%। तो ये कहीं ना कहीं क्लास ये डिफ्रेंशिएट हो रहा है। खेतीबाड़ी आप कितनी ही कर लो, लेकिन जब तक इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं होगा, उस खेतीबाड़ी के प्रोडक्ट को फिनिश गुड्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, और जब तक सर्विस सेक्टर नहीं होगा फिर वो फिनिश गुड्स जगह जगह तक पहुंचाओगे कैसे। अनाज उग रहा है प्राइमरी, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, पैकेट में डाल रहे हैं क्लास, उसको यूज़ करने लायक बना रहे हैं सेकेंडरी, घर घर तक पहुंचा रहे हैं टर्चरी सेक्टर। तीनों का होना जरूरी है। तो जिसकी वजह से एक अनबैलेंस ग्रोथ शो कर रहा था क्लास इंडियन इकोनॉमी में। आज भी ये डिफरेंस क्लास खत्म नहीं हुआ है, आज भी अराउंड 48% लोग खेतीबाड़ी करते हैं। हाँ, ये डिफरेंस कम हो रहा है ये वाला, और ये दोनों बढ़ता चला जा रहा है। बट हाँ, उस टाइम पे ये क्लास बहुत ज़्यादा अनबैलेंस था। डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर अराउंड 75%, अराउंड कह सकते हो, लोग खेतीबाड़ी पे डिपेंड थे, एग्रीकल्चर पे, और बाकी जो 25% जनता थी वो सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे यानी सेकेंडरी और टर्चरी सेक्टर पे डिपेंड थी। अनबैलेंस ग्रोथ, ग्रोथ तभी होता है बैलेंस जब तीनों सेक्टर इक्वली परफॉर्म करे। लेकिन देखा गया है क्लास ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आर इक्वली डेवलप, तभी होता है ग्रोथ। इन इंडिया देयर इज अ प्रीडोमिनेंस इन एग्रीकल्चर सेक्टर ओनली, सिर्फ खेतीबाड़ी लोग कर रहे थे, सेकेंडरी टर्चरी सेक्टर का ग्रोथ नहीं हो रहा था। सो इसीलिए इसको बोलते हैं अनबैलेंस ग्रोथ। अगला है रीजनल वेरिएशन। फ्यू स्टेट लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, अपने लोगों को बोला कि भाई खेतीबाड़ी के अलावा भी काम करो। तो इनके लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर से धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में इन स्टेट्स के लोगों ने शिफ्ट करना चालू किया। लेकिन इनके अलावा हाउएवर उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, इन्होंने क्लास खेतीबाड़ी ही करना कंटिन्यू रखा। तो धीरे धीरे ऐसा देखा गया कि रीजनल वेरिएशन, किसी एक स्टेट ने, कंट्री के किसी एक स्टेट ने तो पॉलिसी को फॉलो किया, धीरे धीरे एग्रीकल्चर से मूव करना स्टार्ट किया, लेकिन बाकी स्टेट ने नहीं किया। तो ये सब था हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारा लास्ट टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप समझते ही हो क्लास, किसी भी तरीके से डेवलप करना इकोनॉमी को, ताकि इकोनॉमी रन करे, चल पाए। तो अंग्रेजों ने क्लास कुछ भी डेवलप नहीं किया इंडिया में, सिर्फ दो चीज़ों को छोड़कर, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन। Infrastructure refers to basic system and services that a country needs in order to function proper, like road, airport, railway, energy, power, communication, energy power में आ गया, utilities, communication, education, health care and social। लेकिन अंग्रेजों ने जो डेवलप किया वो पहला था क्लास रेलवे
और दूसरा है तो ये 2 मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया। पहला है रेलवे और दूसरा क्या है क्लास, कम्युनिकेशन। अब रेलवे क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा सॉरी डिटेल में। चेक करो क्लास रेलवे को। रेलवे ऑफ कोर्स वाज अ मेजर डेवलपमेंट बाय ब्रिटिशर्स बट फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्रिटेन। रेलवे को बनाने का मेन पर्पस क्या था, ध्यान से सुनो। जब कमर्शियलाइजेशन हुआ एग्रीकल्चर का, गांव गांव से क्या करना था इनको, सारा का सारा जो कैश क्रॉप है वो कलेक्ट करना था और भेजना था कहाँ क्लास, ब्रिटेन। तो उससे पहले वो क्लास मुंबई की जो पोर्ट है, जो बंदरगाह है ना, वहाँ पे इनको सामान भेजना था, जिसके लिए क्लास इन्होंने क्या किया, रेलवे को इंट्रोड्यूस किया। रेलवे को इंट्रोड्यूस जब किया गया क्लास, तो रेलवे भी हमारे पैसों से ही बनाया गया। पूरे देश का बजट बिगाड़ दिया गया रेलवे को इंट्रोड्यूस करने में, सारा खदान का पैसा लगा दिया गया, सारी ट्रेजरी लगा दी गई ताकि रेलवे को डेवलप किया जा सके। और जब रेलवे डेवलप किया तो इन्होंने क्लास गली गली से, जगह जगह से क्लास अनाज कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए। तो आप अपने गांव में जाओगे तो देखोगे आपके घर पे रेलवे स्टेशन से ट्रेन की आवाज़ आती है, आपने देखा होगा, क्योंकि वो क्लास आसपास ही होता है। तो आपके घर तक भी ट्रेन की आवाज़ आती है, ट्रेन हॉर्न बजाता है आते वक्त तो आवाज़ आती है। तो उस टाइम से क्लास रेलवे को बनाया गया ताकि जगह जगह पे क्लास जो भी अनाज गाँव में लोग उगा रहे हैं तो उसको ईजिली क्लास ले आ सके। थोड़ा बहुत कोई रोडवेज का निर्माण किया गया बट मेजर पैसा रेलवे में लगाया गया। रेलवे इंट्रोड्यूस किया गया 1850, ध्यान रखना कब इंट्रोड्यूस कब किया गया, 1850। लेकिन जो पहले ट्रेन चली थी मुंबई से लेकर थाने तक चली थी, लगभग 34 किलोमीटर के 1 घंटे के अंदर, 16 अप्रैल 1853। तो पहली ट्रेन चली कब, 1853, बट इंट्रोड्यूस कब किया गया, 1850 में। तब स्टीम इंजन हुआ करते थे, कोयला जला के क्लास इस तरह से स्टीम, अभी भी इंडिया में स्टीम इंजन्स चलते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़े बहुत बचे हैं क्लास, क्योंकि अब तो सब इलेक्ट्रिसिटी पे बेस कर दिया गया, लेकिन पहले क्लास जब था तो वो स्टीम इंजन था। सेकंड है कम्युनिकेशन। पोस्ट और टेलीग्राफ वर मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का यूज़ किया जाता है इंडिया से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तो एक इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ एक मशीन है, आजकल तो पता नहीं कितनी मशीनें आ गई हैं, क्लास टीवी पे ही ब्रॉडकास्ट हो जाता है, लेकिन पहले ये मशीन हुआ करती थी जो क्लास इलेक्ट्रॉनिकली क्लास मैसेज को गाँव गाँव में जगह जगह पे क्लास जो है भेजा करती थी। जो ऑफिसर्स थे उन तक ही इन्फॉर्मेशन पहुंचाती थी। और जो पोस्ट था वो था आम जनता के लिए। चिट्ठी वाला सिस्टम जो था, डाक खाना, डाकघर बनाए जाते थे, वो आम जनता के लिए था। पोस्टल सर्विसेज आर बेसिकली यूज फॉर पब्लिक पर्पस। और जो टेलीग्राफ है, इसमें जो मैसेज भेजते हैं टेलीग्राम पे, टेलीग्राफ यूज करके जो मैसेज भेजा जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली जो मैसेज भेजा जाता था, वो इस मशीन से, ये सरकारी काम के लिए था। और चिट्ठियां जो थी वो आम जनता के लिए। तो पहले आम जनता ऐसे यूज करते थे, मतलब आज से अगर 100 साल पहले अगर तुम चले जाओ तो लोग चिट्ठी लिख के जो है भेजा करते थे। आज से 100 साल क्यों, आज से अगर 40 साल पहले भी चले जाओगे, 30 साल पहले भी चले जाओगे तो 30 साल पहले भी लोग चिट्ठियाँ यूज़ करते थे। आपके पापा लोगों ने बचपन में जरूर चिट्ठियाँ यूज़ किया होगा, 100%, पूछ लेना। अब इम्पैक्ट ऑफ रेलवे, तो जब रेलवे आया तो उससे उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, क्या फ़ायदा हुआ रेलवे के आने से? बहुत फ़ायदा हुआ आज तक इंडिया को। मतलब रेलवे हमारा कितना काम करता है, आप में से शायद कोई ऐसा होगा जिन्होंने रेलवे यात्रा ना की हो, अपने घर ना गए हों, या फिर हम लोग के घर पे जो सामान आता है, जो सब्जियां हैं, राशन है, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक पहुंचता है, एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचता है, वो रेलवे के माध्यम से पहुंचता है। तो इम्पैक्ट ऑफ रेलवे इन इंडिया, रेलवे हेल्प टू क्लास लोगों को मदद करता है द बैरियर ऑफ डिस्टेंस। तो जो भी डिस्टेंस बैरियर है उसको ब्रेक करता है और लॉन्ग जर्नी लेने में हमें क्लास हेल्प करता है। लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ गुड्स, जो भी आपके किसी दूसरे स्टेट से आलू आ रहा है, असम से लेकर, असम से हमारे पास चाय आ रही है ना, यहाँ से यूपी से गन्ना जा रहा है, तो ये सब कहीं ना कहीं किसकी वजह से हो रहा है? लॉन्ग मूवमेंट ऑफ गुड्स जो हो रहा है वो हो रहा है रेलवे की वजह से। और रेलवे की वजह से मार्केट का डेवलपमेंट भी हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी रेलवे की वजह से प्रमोट हो रहा है। रेलवे है तभी क्लास एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी हो पाता है। जहाज हर जगह नहीं पहुंच पाता, रेलवे हर जगह पहुंचता है। जहाज हर जगह नहीं पहुंच पाएगा, समझ रहे हो? जो पानी का जहाज होता है, शिप, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी रेलवे हमारी मदद करता है। और हमारा फाइनल टॉपिक और चैप्टर नंबर 1 पूरी तरीके से एंड हो जाएगा, वो है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बाय द ब्रिटिश रूल। तो जो हमारे यहाँ पे ब्रिटिश रूल ने लगभग 190 साल राज किया, उसका कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी है। तो हर बुराई में भी कुछ अच्छा ही होता है। तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहे? रेलवे ऑब्वियसली क्लास था, लेकिन सबसे पहला जो था सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन,
ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कमर्शियलाइजेशन के बाद जो सेल्फ सफिशिएंसी है ना वो बढ़ गई। कमर्शियलाइजेशन में लोग अनाज ज़्यादा उगाने लगे। ऑब्वियसली कैश क्रॉप के लिए लोगों को प्रमोट किया गया, लेकिन ऐसा नहीं कि अनाज उगना बंद हो गया था। जो भी अनाज धीरे धीरे क्लास उग रहा था उससे लोग अपने घर बार के लिए उतना कंजप्शन कर रहे थे। सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन ड्यू टू कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर peasants produce goods for sale, it leads to more output। तो क्योंकि उनको ज़्यादा पैसा मिलता था ज़्यादा अनाज उगाने के लिए, तो ज़्यादा अनाज उगाओ, ज़्यादा कैश क्रॉप उगाओ, ज़्यादा पैसा मिलता था, ज़्यादा पैसे से क्लास क्या करते थे, सेल्फ सफिशिएंसी को मेंटेन कर पाते थे। तो पहला था सेल्फ सफिशिएंसी। दूसरा है बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ऑब्वियसली डेवलपमेंट ऑफ रोडवेज एंड रेलवेज गिव्स अ बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू इंडियन, इट ओपन्स अ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं क्लास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बढ़ गई, ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर बनाया गया रेलवे के आने के बाद। चाहे पब्लिक गुड्स का मूवमेंट हो, चाहे क्लास आम जनता का मूवमेंट हो, उसकी वजह से क्लास हमें फ़ायदा मिला रेलवे के आने से। तीसरा है मॉनेटरी इकोनॉमी। अंग्रेजों ने क्लास लोगों से बोला कि ज़्यादा कैश क्रॉप उगाओ, अगर आप ज़्यादा कैश क्रॉप उगाओगे तो आपको ज़्यादा कैश मिलेगा। तो जब आपको कैश मिलेगा तो आप खर्च भी कैश करोगे। तो जो पहले बार्टर सिस्टम था ना, सामान के बदले सामान, वो खत्म होने लगी और मनी इकोनॉमी इंट्रोड्यूस होने लगी, है ना। यानी कि धीरे धीरे लोगों को मनी इकोनॉमी में शिफ्ट कर दिया गया। लोगों को पैसा मिलता था ताकि उस पैसे से वो कुछ भी खरीद लें। बार्टर सिस्टम में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी समस्याएं थी बार्टर सिस्टम में, बट पैसा मिलता है तो आप पैसे से कुछ भी खरीद सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। चेक ऑन फेमाइंस। पहले लोग भुखमरी से मर जाते थे, लेकिन ट्रेन के मतलब कि इंट्रोड्यूस होने के बाद, रेलवे के इंट्रोड्यूस होने के बाद लोग क्या करने लगे, जहाँ जहाँ पे सरकार क्या करे, जहाँ पे मान लो अनाज की कमी है तो वहाँ पे अनाज भेजा भी जाता था। जहाँ भुखमरी है, जिस स्टेट के अंदर फसल अच्छी नहीं हुई है, तो उसको उस स्टेट में रेलवे के थ्रू फसल मतलब जो अनाज है उसको भेजा जाता था। चेक ऑन फेमाइंस। सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि हमारे पास पार्लियामेंट था, सुप्रीम कोर्ट था, राष्ट्रपति भवन हमारे पास था। तो ये सब अंग्रेजों ने जो बनाया था वो सब छोड़ गए क्लास हमारे लिए। हमारे शासक जो अब आए, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, जवाहरलाल नेहरू आए, तो उनको क्लास मिला वो सारा का सारा क्लास, और उन्होंने देश को संभालना चालू किया। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। दे हैड एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप विच दे लेफ्ट एज ए लेगेसी। विरासत में क्लास वो हमारे पास छोड़ गए, जो हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे प्लानर्स को काफ़ी हेल्प मिला। ऑलरेडी ऑफिसेस वगैरह बने हुए। देखो होता क्या था, अंग्रेज शासन कर रहे थे, सिस्टम था, लेकिन सिस्टम गलत था। अब अंग्रेज चले गए, वो सिस्टम हमको मिला, और हमने अपने हिसाब से संविधान बनाया, हमने अपने हिसाब से रूल रेगुलेशन बनाए, हमने अपने हिसाब से देश को चलाया। समझ रहे हो बात को। तो एक प्रॉपर सेटअप जो था वो हमें बना बनाया मिल गया, जिसकी वजह से क्लास हमारी कंट्री को काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो ये सारे थे क्लास बेनिफिट्स यानी एडवांटेजेस ऑफ ब्रिटिश रूल। इनके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स और बन सकते हैं, तो अगर आप कोई और पॉइंट ऐड करना चाहते हो तो बिल्कुल ऐड कर सकते हो। बिल्कुल लिमिट मत करो अपनी नॉलेज को क्लास, क्योंकि ऐसा नहीं कोई बुक या कोई नोट आपको सब कुछ दे देगा, जो है आपको कुछ खुद भी सोचना पड़ेगा। तो अगर आप अपनी ओन लैंग्वेज में, अपनी भाषा में बना के लिख के आना चाहते हो पेपर में, वेल एंड गुड है, गो फॉर इट, जरूर लिखो। बस वो पॉइंट सही होना चाहिए, एक अच्छी लैंग्वेज होनी चाहिए, आपको नंबर मिलेंगे, इवन वो ज़्यादा अच्छा इम्प्रेस करेगा टीचर को, राइट। तो ये हो गया क्लास हमारा चैप्टर एंड। अगली क्लास में सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। पहला चैप्टर हमने अच्छे से खत्म कर लिया, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक दिन और ले लो, एक दिन और ले लो, लेकिन हाँ ये चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेना कि इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप कर सको। मैंने पूरा का पूरा बता दिया, हालांकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए वीडियो में बाद में बनाऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, हाँ, बट लेकिन आपको पूरा चैप्टर करके जाना, बिकॉज हमें 12th ही नहीं CUET में भी अच्छा परफॉर्म करना है। तो कंप्लीट चैप्टर, पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ के आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।